अच्छा आप ऐसे ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टार्ट करते हैं ठीक है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता था कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने चतुर्भुज के कोण योग गुण के बारे में पढ़ा, जहां हमने देखा था कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद भी रखना है। इसके बाद हमने चतुर्भुज के प्रकार पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे, और उन प्रकारों में भी हमने चतुर्भुज का एक प्रकार पढ़ लिया था। कौन सा? समलंब चतुर्भुज। हमने समलंब चतुर्भुज में ये सीख लिया था कि कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, क्या है? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। बराबर होना जरूरी नहीं है, समांतर होना जरूरी है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यदि समांतर है तो वो क्या कहलाता है? वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अब जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं, पिछली क्लास पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछली क्लास में आपने सॉल्व किया था। मैं अभी चैट बंद कर दे रहा हूं ताकि सभी बच्चे केवल पोल सेक्शन में आंसर करें। मैंने अभी चैट बंद कर दी है ताकि सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन ये है कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जो है उसमें कोण ए कितना दे रखा है? 80 डिग्री, 80 डिग्री। हाँ जी, नंदू के नाम से जो बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो हर क्लास में मैं नोटिस करता हूँ अपने आप को अनम्यूट करते हैं। एक नंदू के नाम से है, एक राहुल के नाम से है। ये दो बच्चे ऐसे हैं जो हर क्लास में अपने आप को अनम्यूट करते हैं। आप ना ऐसे अनम्यूट मत किया करो, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना फिर आपको क्लास में नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि बाकी के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना फिर। ठीक है, चलिए सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। बस आपको यह बताना है कि कोण डी का मान कितना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान, क्योंकि ये तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। ठीक है, अच्छा आज की क्लास में ना आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऐसा लगेगा। आज आपकी क्लास में दो टीचर हैं। एक तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, अभी तक पढ़ाता आया हूं। अभी क्या एक और टीचर है लोकेश सर, वो भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो कैसे पढ़ाएंगे? आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। नहीं आवाज सही आ रही है, आवाज सही आ रही है, घबराओ मत। ठीक है, वो कैसे पढ़ाएंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लोकेश सर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लोकेश सर ही सॉल्व कराएंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे ही सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, जब ये डिस्कस करना होगा तो वो लोकेश सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा लोकेश सर क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है अगली क्लास जब भी आपकी हो 27 दिसंबर को होगी मोस्टली आपकी अगली क्लास, तब से शायद लोकेश सर आपकी क्लासेज में। ठीक है, जो भी चेंज होगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। कुछ भी अगर चेंज करते हैं अपनी क्लास में तो व्हाट्सएप के थ्रू हम बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, कुछ बच्चे हैं ऐसे अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया है। क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण ए 80 डिग्री है तो आपको कोण डी का मान बताना है। सभी को आ रही है कि कुमारी सर आवाज नहीं आ रही सही? आ रही है सर। सर आ रही है आपकी आवाज क्लियर। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ जी आवाज सही आ रही है। अगर आपको आवाज सही नहीं आ रही है तो हो सकता है आपके मोबाइल में नेटवर्क का इश्यू हो। ठीक है, तो आप ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां नेटवर्क अच्छे से आते हो, बंद कमरे में ना बैठे, क्योंकि जनरली क्या होता है बंद कमरे में नेटवर्क कम आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं क्योंकि काफी आसान है। 20 सेकंड्स और हैं आपके पास आपको सॉल्व करने के लिए, 20 सेकंड्स और हैं। लोकेश सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपनी? जी सर। 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, 15 सेकंड्स हैं, 15 सेकंड्स बचे हैं। शेयर कर दो, शेयर कर दो, म्यूट पर हो आप, सॉरी। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड है, होस्ट की परमिशन दोगे सर? जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा वेट वेट, लास्ट 10 सेकंड्स है।
लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। वैसे काफी बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, वो अब लोकेश सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर जी चैट ऑन कर दो। हाँ जी, चैट ऑन कर देता हूँ मैं आंसर कर जिस बच्चे सर आप म्यूट अनम्यूट कौन? है। नहीं कोई बात नहीं, अभी मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ, जिस भी बच्चे को चैट में आंसर करना है वो चैट में आंसर कर सकता है। हाँ लोकेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी अगर आप बोल रहे हो तो। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। सबसे पहले मैं आपका कुछ सेकंड लूंगा, मैं अपने आप के बारे में बता देता हूं। तो मेरा नाम लोकेश है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी नेक्स्ट क्लास से मैं ही आपकी क्लासेस लूंगा। तो अभी दीपक सर ने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया होगा। तो अभी आज की जो क्लास है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। आज की क्लासेस के जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सॉल्व कराऊंगा एंड कॉन्सेप्ट दीपक सर ही बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी के लिए आपका रिकॉल टेस्ट है। होपफुली सभी बच्चों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा इसे। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो आप देखोगे कि हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि अगर हमें ये समलंब चतुर्भुज नाम नहीं भी दिया होता या ट्रेपेजियम नहीं भी दिया हुआ होता, डायरेक्ट ABCD दिया होता, तो भी ये हम बता तो सकते ही थे, क्योंकि हमें AB और CD आप देखोगे तो दोनों ही साइड्स पे ये सिंबल एरो लगा हुआ है जो कि पैरेलल लाइंस का होता है। तो AB और CD पैरेलल हो गई है क्योंकि हमें ये सिंबल दिया गया है। तो इसका मतलब है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा, तो इसलिए समलंब चतुर्भुज तो है ही। और अगर हमें सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है हाँ। सर मुझे नहीं दिख रही, मेरी स्क्रीन पर है ना लोकेश प्रेजेंट कर रहे हैं ये लिखा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, तो स्क्रीन तो दिख ही रही है ना, वो लोकेश सर ही पढ़ा रहे हैं आपको, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो लोकेश सर ही प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो लिखा आ रहा है। लोकेश सर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपका शायद नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, तो आप कहीं भी ओपन एरिया में जाके जहां भी आपका नेटवर्क अच्छा आता सर है। मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। आपका शायद नेटवर्क नहीं आ रहा होगा मुकेश जी, आप कहीं भी ओपन एरिया में जाके बैठ जाएं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें ठीक क्या, है सर। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें ये तो पता लग गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है या फिर ट्रेपेजियम है। अभी हमें दिया हुआ है एंगल A का मान दिया हुआ है 80 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, और हमें एंगल D का मान ज्ञात करना है। एंगल D का मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी आप समलंब चतुर्भुज जो दीपक सर ने पढ़ाया था उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी समलंब चतुर्भुज की, कि समांतर चतुर्भुज के बीच क्रमागत बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, समांतर चतुर्भुज के बीच बने क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे AB और CD दोनों पैरेलल भुजा हैं या फिर दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो इनके बीच में कौन कौन से क्रमागत अंतः कोण बनेंगे? तो एक तो एंगल A हो गया और एंगल A के साथ एंगल D हो गया। सर प्लीज रिपीट करना एक बार। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। समलंब चतुर्भुज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि समांतर चतुर्भुज के बीच बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन से अंतः कोण बन रहे हैं, क्रमागत अंतः कोण एंगल A है, और इसके साथ कौन सा कोण बन रहा है, एंगल D। क्योंकि अगर आप एंगल B को लोगे तो ये तो समांतर भुजाओं के बीच में नहीं बन रहा है एंगल B। तो एंगल A के साथ कौन सा बन रहा है, एंगल D, क्योंकि ये वाला इस समांतर भुजा पे है और ये वाला इस समांतर भुजा पे है। तो एंगल A और एंगल D का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से हम दूसरा रिलेशनशिप भी देख सकते हैं एंगल B और एंगल C में। इसमें भी सेम यही होगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि B और ये वाला रिलेशनशिप हमारे काम का नहीं है, क्योंकि B और C एंगल ना तो हमें दिया गया है ना ही हमसे पूछा गया है। तो हम अभी इस वाले रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो एंगल A प्लस एंगल D हमारा जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल A का मान अगर आप देखोगे तो वो हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। तो एंगल A की जगह हम लिखेंगे 80 डिग्री,
और एंगल डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो एंगल डी की जगह हमने एंगल डी लिखा और यह होगा 180 डिग्री के बराबर। अब अगर एंगल डी की माप अगर हम देखेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पे है और 80 डिग्री को हम अगर यहाँ ले जाएंगे दाएं पक्ष में तो वो -80 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल डी की माप हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी में हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह 100 डिग्री है। सभी को ये समझ में आया? एक बार वाई या एन लिख के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नो सर, एक बार फिर से समझाओ। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। इसमें आप देखोगे तो मेनली आपके पूरे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में यह चीज इंपॉर्टेंट होगी कि आप सारे चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे, तभी आपसे क्वेश्चन हल हो पाएंगे। सारे चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बारी मैं दोबारा से समझा देता हूं जिसे समझ में नहीं आया होगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसकी समांतर भुजाओं के बीच बने, समांतर भुजाओं के बीच बने बीच क्रमागत अंतः कोणों का योग, क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ी होगी, का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कौन कौन सी आपकी समांतर भुजाएं हैं। एक समांतर भुजा तो आपकी यह है CD और एक समांतर भुजा आपकी है AB, यही समांतर भुजा है। तो इनके बीच में कौन कौन से अंतः कोण बने हैं, क्रमागत अंतः कोण कौन कौन से बने हैं। एक तो एंगल D है और इसके क्रमागत कौन सा है, एंगल A है। और अगर हम देखें एक एंगल C है और इसके क्रमागत अंतः कोण कौन सा है, एंगल B है। देखिए सारे ही कोण अंतः कोण है, एंगल AB, BB, CB और DB, लेकिन हमें देखना है क्रमागत अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो कोण A के क्रमागत है कोण D और कोण B के क्रमागत है कोण C। ये डिटेल में आपको दीपक सर ने बता दिया होगा जब समलंब चतुर्भुज एक्सप्लेन किया होगा दीपक सर ने। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 180 डिग्री वाली का। तो आप देखो तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं इसी प्रॉपर्टी के आधार पे, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सेम इसी तरीके से मैं इसी का यूज करके एंगल B प्लस एंगल C भी लिख सकता हूं 180 डिग्री। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो मुझे एंगल A दिया गया है और एंगल D पूछा है, तो मेरा एंगल B और C का कोई काम नहीं है, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी अभी के लिए यूज नहीं करूंगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्योंकि एंगल A हमें दिया है और एंगल D पूछा है। तो चलिए अब जो दिया गया है हम उसका मान रखते हैं। एंगल A हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, तो एंगल A को हमने लिखा 80 डिग्री। एंगल D का मान हमें निकालना है, तो एंगल D की जगह एंगल D और 180 की जगह 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं एंगल D का मान निकालूंगा तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल D का मान हमारा कितना आ गया है, 100 डिग्री, और 100 डिग्री हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक तो है, सभी बच्चे ना कमेंट में लिख के बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चों को समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। हाँ बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट था ना, लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था कि किसी भी जो समलंब चतुर्भुज होता है उसके जो समांतर भुजाएं होती हैं उनके बीच में जो लगातार कोण होते हैं, क्रमागत शब्द याद होगा आपको पिछली क्लास का, क्रमागत का काफी बच्चों ने पूछा था, क्रमागत मतलब लगातार, जो लगातार कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी के समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूं अभी, हम अब आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अब आगे का स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी मैंने चैट ऑफ कर दी है। ठीक है, इसका तो हो गया 100 डिग्री आंसर। चलिए अब हम अगले चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है पतंग। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, आपको लग रहा होगा कि सर पतंग तो उड़ाते हैं, पतंग तो हम उड़ाते हैं, तो ये कैसे हो सकती है पतंग। ठीक है, अच्छा देखिए, जो पतंग होती है वो भी चतुर्भुज के ही आकार की होती है और उसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो पतंग होती है वो भी चतुर्भुज के आकार की होती है और उसकी भी कुछ विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये पतंग होती है ये भी एक चतुर्भुज होती है। अच्छा पतंग होती क्या है, देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि पतंग जो होती है उसमें जो अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं
अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं और उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये समझ में नहीं आया, चलिए चित्र से समझते हैं। देखिए जिनको समझ में आ गया इससे अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो हम चलो चित्र से समझते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये था कि आप कोई भी दो आसन भुजाएं लीजिए, कोई भी दो आसन भुजाएं लीजिए, यदि वो दोनों आसन भुजाएं बराबर हैं तो वो पतंग कहलाएगी। ठीक है, अब ये कैसे कैसे देखा हमने एक तो ये भुजा ले ली, ठीक है, और एक दूसरी भुजा ये ले ली। कमेंट में लिख के बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं। कमेंट में लिख के यस और नो, क्या ये दोनों भुजाएं बराबर हैं जो मैंने लाल रंग से हाईलाइट की हैं। यस और नो सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के कि क्या ये भुजाएं बराबर हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि ये भुजाएं बराबर हैं। अच्छा हमें कैसे पता चला ये मैंने कमेंट्स बंद कर दिए, ठीक है, हमें कैसे पता चला ये भुजाएं बराबर है, क्योंकि यहां भी एक ही निशान दे रखा है लाइन और यहां भी एक ही लाइन दे रखी है। इनका मतलब ये है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और ये आसन भुजाएं भी तो हैं, बिल्कुल पड़ोस वाली भुजाएं भी तो हैं। आप देखोगे कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजाएं भी दोनों पड़ोस वाली तो भुजाएं, तो आसन भुजाएं भी हैं। तो ये युग्म तो बराबर हो गया आसन भुजाओं का ये युग्म तो हो गया बराबर। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम दूसरा युग्म देखते हैं। यदि मैं नीचे वाली उनका आसन भुजाओं का युग्म, हाँ जी मोहित कश्यप के नाम से जो भी बच्चा, कोई डाउट है क्या आपका? आपने अनम्यूट किया है। कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा जब तक कि उसका कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा शायद नेटवर्क इश्यू होगा, तो थोड़ी देर वेट कर लेना, बस कुछ सेकंड्स के लिए। नेटवर्क इश्यू अभी सही हो जाएगा। सब हाँ जी ठीक है, अभी सभी को आवाज आ रही होगी। हाँ नेटवर्क इश्यू हो गया था बीच में, ठीक है नेटवर्क इश्यू हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। मैंने ये बताया कि एक युग्म जो ऊपर वाला जो युग्म था आसन भुजाओं को, ये भी बराबर है, और मैंने आपसे ये भी पूछ लिया कि ये जो नीचे वाला युग्म है इन दोनों भुजाओं का, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो जो आसन भुजाओं के दो युग्म थे वो दोनों बराबर हैं, इसलिए जो ये आकृति है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है पतंग। और आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो पतंग होती है वो भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है। पतंग जो होती है वो भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं पूरे को एरेंज कर देता हूं। मैं वापस से आपको एक और वो बता देता हूं कॉन्सेप्ट। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अगर हम एक तो ये वाली भुजा लें और एक ये वाली भुजा लें तो ये भी तो आसन भुजाएं हैं, क्या ये आपको बराबर लग रही है? यस और नो, यहां थोड़ा सा सोच के बताना पड़ेगा आपको। कमेंट में लिख के बताना है वापस से, क्या ये आपको बराबर लग रही है? कमेंट में लिख के बताओगे क्या ये दोनों भुजाएं आपको बराबर लग रही है? नहीं, बिल्कुल। तो आपके मन में हाँ जी ये भुजाएं बराबर भी नहीं है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ तो एक ही निशान है और यहाँ दो लाइंस है, तो ये बराबर नहीं है। अगर यहाँ या तो दोनों ही जगह दो दो लाइंस होती या एक लाइन होती तो ये बराबर होती। तो अब फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी आसन भुजाएं लेनी है? ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो ये आसन भुजाएं तो बराबर नहीं है, ये आसन भुजाएं तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो पतंग नहीं होनी चाहिए। फिर मुझे कॉन्सेप्ट देखना कैसे है? देखिए आप सबसे पहले कोई भी दो भुजाएं चेक करके देखिए। मान लो सबसे पहले आपने ये दोनों भुजाएं चेक की, ठीक है, ये दोनों आसन भुजाएं, आसन भुजाओं की बात कर रहा हूं। मान लो सबसे पहले आपने ये दोनों आसन भुजाएं चेक की। हाँ जी सर जी एक बार दोबारा से समझाना। हाँ मैं दोबारा से ही समझा रहा हूँ, पूरा ही दोबारा से समझा रहा हूँ, मैं आगे नहीं गया हूँ, अभी दोबारा से ही समझा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या देखना है, बस आसन भुजाएं देखनी। पहले क्या देखना है? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आपको शॉर्ट की। सबसे पहले आपको आसन भुजाएं देखनी है। अगर आसन भुजाएं बराबर हैं, आसन भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो चतुर्भुज है वो पतंग होगा, पतंग होगा या पतंग होगी, जिसको हम काइट भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ ये दो आसन भुजाएं ली, एक तो ये वाली
AC और एक ली CD। अब हमने ये देखा ये बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, अब हम कोई दूसरा युग्म देखते हैं आसन्न भुजाओं का। एक हो गया ना, इसकी वजह अब ये बराबर नहीं है, कोई दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरे में हमने फिर ये एक तो ये भुजा ली और एक ये भुजा ली, क्या ये बराबर है? हाँ ये बराबर है, यस यस ये बराबर है, ठीक है। अच्छा एक युग्म तो बराबर हो गया, तो दूसरा युग्म भी बराबर होना चाहिए था। अब बचे हुए कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक तो ये वाली भुजा है और एक ये वाली भुजा है, क्या ये भी बराबर है? बिल्कुल ये भी बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यस ये भी बराबर है, ये भुजाएं भी ये भी बराबर है, ठीक है, ये भी बराबर है। अगर दोनों युग्म बराबर हैं तो हम ये कहेंगे कि आसन्न भुजाएं के दोनों युग्म बराबर हैं, तो ये जो आकृति है वो पतंग कहलाएगी, ये जो आकृति है वो पतंग कहलाएगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बताइए पहले कमेंट में लिख के आपको समझ में आया कि नहीं आया। पतंग में क्या होगा? सिंपल सा फंडा है, क्या? अच्छा सभी को यस? हाँ जी, किसी का डाउट है? कमेंट में तो सभी बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, प्लीज सर इसे दोबारा समझा दो प्लीज सर। ठीक है, मैं अभी के लिए दोबारा समझा दे रहा हूँ, लेकिन ना कोई भी बच्चा अगर लेट ज्वाइन करेगा तो हम हर बार दोबारा नहीं समझा पाएंगे। अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हम हमेशा नहीं समझा पाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम से आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको तो समझ में आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से दोबारा बता देता हूँ। देखिए पतंग क्या होती है? पतंग एक प्रकार का चतुर्भुजी होता है, पहले तो ये बात, पतंग क्या होता है? एक चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है। अच्छा सभी बच्चे म्यूट करेंगे, कोई बात नहीं, मैं अभी चैट ऑफ कर दे रहा हूँ, सभी बच्चे चैट बंद रखेंगे, ठीक है। पतंग क्या होता है? एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी जो चतुर्भुज है वो पतंग है या नहीं? उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, क्या कि आप आसन्न भुजाओं को देखिए। देखिए इसमें हम देख सकते हैं ये दोनों आसन्न भुजाएं बराबर हैं। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है, आवाज में कोई इश्यू नहीं है, आवाज आ रही है। अच्छा सभी बच्चे म्यूट रखेंगे ना पहले, आवाज आ रही है, आवाज में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये आसन्न भुजाओं बराबर हैं। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाली आसन्न भुजाओं का युग्म देखूं तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो दो अलग अलग, यहाँ अलग अलग होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, मतलब जितनी लंबाई इन दोनों की है, मतलब चारों भुजाएं सेम नहीं होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों भुजाएं सेम नहीं होनी चाहिए। आपको ये लगेगा ना कि अगर चारों बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो ये पतंग नहीं होगी, तो ये अलग चतुर्भुज होगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चारों बराबर नहीं होनी चाहिए, बस दो दो के जोड़े में बराबर होनी चाहिए, जैसे ऊपर वाली ये दोनों बराबर हैं और नीचे वाली ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये काइट हो गया। या और दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, मान लो एक और चतुर्भुज इस तरह का, एक ये हो गया, एक भुजा उसकी दूसरी भुजा ये हो गई, ठीक है, तीसरी भुजा ये हो गई और चौथी भुजा ये हो गई, ठीक है। अगर मैं इसमें भी देखें तो मान लो ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं, इसमें भी जो आसन्न भुजाएं हैं कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये बराबर है, एक युग्म ये बराबर हो गया। और दूसरी तरफ देखें यदि, तो एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, ये भी आसन्न है और ये भी बराबर है, तो ये भी एक काइट है या ये भी एक पतंग है, ठीक है। अभी बस वो बच्चे बताएंगे जिनको समझ में नहीं आया था, 2-3 बच्चे थे, अभी जल्दी से कमेंट पे लिख के बताएंगे ये समझ में आया कि नहीं आया। सभी बच्चे मत बताना, सभी बच्चे मत बताना, एक तो नंदू के नाम से जो बच्चा है वो बताएंगे, एक जोगिंदर सिंह के नाम से जो बच्चा है वो बताएंगे, सभी बच्चे मत बताना लिख के। नहीं सभी को तो पहले समझ में आ गया था ना, मैं बस नाम ले रहा हूँ, वही बच्चे बताएंगे। हाँ जी आपको आ गया ना, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा मैं चैट बंद कर दे रहा हूं, अगर मैंने चैट ऑन रखी तो सभी बच्चे चैट में आंसर करने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही मैंने बताया था, इसमें ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ए बी और AC है वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। एक युग्म तो ये बराबर हो गया, और नीचे वाला क्या है, CD और BD, ये दोनों भी बराबर हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आसन्न भुजाओं के जो दो युग्म है वो बराबर हो गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर चारों बराबर हो जाएंगी तो वो काइट नहीं रहेगी, पतंग नहीं रहेगी, बस दो दो के जोड़े में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो मतलब आपको काइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, ध्यान से देखिए, आपका आंसर आपके आंखों के सामने दिख जाएगा आपको। इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है,
ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आपको ये बताना है इसमें से कौन सी पतंग नहीं है। सर जी बी। बोल के नहीं बताना ना, बोल के नहीं बताना, बोल के किसी को नहीं बताना। सभी बच्चे हेलो सर जी। हाँ जी बताइए। सर जी मेरा आंसर गलत हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैंने आंसर कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, इसमें इसमें एक और वो है, एक और वो है। ठीक है, एक वो है, सभी बच्चे ध्यान देंगे जिन्होंने आंसर दे दिया कोई बात नहीं। मैंने काइट का बताया था ना कि चारों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं, सॉरी, हाँ वो मैंने थोड़ा सा दूसरे उसका बता दिया था। इसमें सभी ध्यान देंगे, मैंने बोला था चारों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं, चारों भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं। ठीक है, अब जिन्होंने आंसर डी दिया है कोई बात नहीं, आपका आंसर सही माना जाएगा। जिन्होंने आंसर डी दिया है उनका आंसर भी सही माना जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि चारों भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं, अभी मैंने ये बताया था। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो कोई भी सर मतलब हमारा आंसर गलत। हाँ मैं वही कह रहा हूं, उसकी वजह से गलत हो गया होगा, पर अभी सही माना जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने उसको देख के डी आंसर किया है क्या? नो सर। अच्छा यस सर किया है। अच्छा, उसको सोच के किसी ने डी आंसर किया तो डी सही माना जाएगा। वैसे डी सही आंसर है नहीं, सर पर डी मैंने अगर आप आंसर कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका आंसर जिसने आंसर डी किया उसका भी सही माना जाएगा, कोई बात नहीं। अरे बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें हम 10 सेकंड और रुकते हैं, केवल 10 सेकंड्स और रुकते हैं। 10 सेकंड से काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। समझाओगे? नहीं, लोकेश सर समझाएंगे। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, अगला फिर लोकेश सर बता देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड्स और है। 5 5 4 3 सर जी हो गया। 1। ठीक है, हो गया। अभी अगर किसी को चैट में आंसर करना है तो आप चैट में आंसर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें से कुछ तो वो मुझे ऐसे लग रहे जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर है पहले ऑप्शन में, और नीचे की दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये तो पतंग है। इसी तरह से ऑप्शन डी में भी देखूं तो ये भुजा और ये भुजा ये बराबर है, और यदि मैं दूसरा देखूं ये भुजा और ये भुजा ये भी बराबर है, तो ये दोनों तो हैं। अभी क्वेश्चन कहां आता है? क्वेश्चन आता है ऑप्शन बी और डी में। ठीक है, तो बी और डी में कौन सा नहीं है? सबसे पहले यदि मैं डी में देखूं तो देखिए ये भुजा और ये दोनों भुजाएं ये आसन भुजाएं हैं और बराबर भी हैं। कैसे पता? कि हमें ये वाले वो दिख रहे हैं, ये निशान, और ये बराबर को ही दिखाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ देखूं तो ये भुजा और ये भुजा ये भी बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां भी हम देख सकते हैं ये निशान है, तो यहां भी आसन भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, यहां मैंने जब आपको समझाया था वहां उल्टा समझा दिया था, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि पतंग में भी चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। ठीक है, पहले ये बताइए यस और नो लिख के कि ये ध्यान रखोगे ना कि पतंग में भी चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। ठीक है, समझाने के टाइम मैंने उल्टा बता दिया था कि बराबर नहीं सर होती। चैट बंद कर दो, बच्चे ज्यादा कमेंट कर ठीक रहे है, हैं। नहीं मैंने पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसीलिए मैंने ऑन कर रखा है। ठीक है, मैं अभी बंद कर देता हूँ। हाँ जी, सभी याद रखेंगे ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अच्छा 3 में तो हमने देख लिया कि 3 में तो है, मतलब तो सीधी सीधी बात है कि इसी में नहीं होगा। अब वो कैसे नहीं है वो भी देख लेते हैं, कैसे नहीं वो भी देख लेते हैं। देखिए, अच्छा मनीष सैनी के नाम से जो बच्चा, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मनीष सैनी के नाम से, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मैं कोई भी दो आसन भुजाएं लूं, मान लो मैं एक तो ये वाली भुजा ले लूं, एक ये वाली भुजा, तो मैं देख सकता हूं ये दोनों बराबर नहीं है। आप कोई सी भी दो भुजाएं ले लीजिए, मान लो आपने दूसरी साइड की ली, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, आसन भुजाएं, हमें आसन भुजाएं लेनी है, केवल ये वाली ली तो ये भी बराबर नहीं है। आप ऑप्शन बी में कोई सी भी दो आसन भुजाएं ले लीजिए, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो ऑप्शन बी में चतुर्भुज है वो पतंग नहीं होगा, क्योंकि पतंग के लिए आसन भुजाओं का बराबर होना जरूरी है।
जबकि ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैसे ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया था, तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। ये काफी आसान क्वेश्चन है और इसके बारे में तो हमने काफी पहले पढ़ ही लिया था। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, पतंग के 3 कोण दे रखे हैं और आपको चौथा कोण बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 कि यदि किसी पतंग के 3 कोणों की माप क्या है, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री, तो आपको चौथे कोण की माप बतानी है। अच्छा 360 सर। 360 चौथे की नहीं होगी जी। और जो भी बच्चे बोल रहा है ना, जो भी बच्चा ये बोल रहा है, ठीक है, वो बोल के आंसर कोई नहीं बताएगा। अगर आपने देखिए बोल के आंसर बताए तो मैं आपका माइक बंद कर दूंगा, और अगर माइक बंद किया तो फिर कोई बच्चा अपने डाउट भी नहीं पूछ पाएगा। इसलिए कोई भी बच्चा बोल के आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया। वैसे जितने बच्चों ने आंसर दिया है ना, ज्यादातर का सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो बस आपको जोड़ और घटा करना है। अगर आपने जोड़ और घटा कर दिया तो ये आपका आंसर सही आ जाएगा। इसमें तो आपको बस जोड़ और घटा करना है, बहुत ही सिंपल है, तो बहुत बढ़िया। हाँ, दिख भी रहा है काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है ना, देखिए एक चतुर्भुज है जो कि पतंग है। क्या हुआ? चैट खोल दो। नहीं अभी नहीं, पहले पोल चालू है, पोल जैसे ही बंद हो जाएगा मैं चैट खोल दूंगा। घबराना नहीं है, सभी को मौका मिलेगा आंसर करने का, घबराना नहीं है किसी को भी। देखिए बहुत ही सिंपल है ना, हमें ये पता होता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, हमें पता होता है। उसमें से 3 कोण आपको दे रखे हैं, चौथा कोण निकालना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चतुर्भुज के 3 कोण आपको दे रखे हैं। चतुर्भुज क्या है? पतंग है। तो पतंग के 3 कोण आपको दे रखे हैं, चौथा बताना है। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड्स और हैं आपके पास आंसर करने के लिए, आप आंसर कर सकते हैं। 15 सेकंड्स और हैं आपके पास। बोल नहीं चलता सर हमारा। कोई बात नहीं, अभी चैट ऑन कर दूंगा, 15 सेकंड रुक जाओ, अभी 10 सेकंड बचे, केवल 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड्स बचे हैं। जो बच्चे पोल में आंसर कर सकते हैं वो बच्चे पोल में आंसर करेंगे। 10 सेकंड है आपके पास, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अभी मैं पोल ऑन कर रहा हूं, ठीक है, तब तक लोकेश सर आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो जो भी बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पाया वो कमेंट में कर सकता है। तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक पतंग दी हुई है जिसके हमें 3 कोणों की माप दी हुई है, एक 60 डिग्री है, एक 120 डिग्री है और तीसरा कोण भी 60 डिग्री है। तो हमें चौथे कोण की माप ज्ञात करना है। अच्छा, एक बच्चे ने बीच में बोला था कि सर 360 डिग्री होगा, उन्होंने शायद क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था। इसमें चौथे कोण की माप पूछा है, ना कि चारों कोणों की कुल माप। ये ध्यान डिग्री बीच में नहीं, बीच में कोई भी बच्चा अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, ठीक है। अभी तो उन्होंने शायद क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में आंसर दिया था। तो अभी आप अगर देखोगे तो इसमें आपको मेनली 2 कंसेप्ट आने चाहिए। सबसे पहले तो कि एक पतंग एक चतुर्भुज होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर दूसरा ये कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें तो मैं एक पतंग बना के दिखा देता हूं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक पतंग है जो ABCD, अभी के लिए हम नाम दे रहे हैं ABCD। तो हमें एक एंगल की माप दी हुई है 60 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, फिर एक एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये एंगल 120 डिग्री हो गया, और एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो मान लीजिए ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो अब हमें चौथे कोण की माप निकालना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये पतंग एक चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री के।
एंगल ए हमें दिया है 60 डिग्री, एंगल बी हमें दिया है 120 डिग्री, एंगल सी हमें दिया है 60 डिग्री और एंगल डी की हमें माप निकालनी है। तो ये इक्वल टू हो गया 360 डिग्री के। तो इन तीनों कोणों को अगर हम योग करें तो तीनों कोणों का योग कितना आएगा, देखिए 60 डिग्री और 120 डिग्री हो गया 180 डिग्री, और फिर उसमें अगर 60 डिग्री ऐड करें तो ये होगा 240 या फिर 240 डिग्री, प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। तो एंगल डी की माप यहां से आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, जो होगा 120 डिग्री के बराबर। तो एंगल डी या फिर चौथे कोण की माप हमारी आ गई 120 डिग्री। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ए बी सी डी एंगल ये तो दिए ही नहीं हुए, तो ये हमने अभी के लिए माना है, कोई पतंग मानी है ए बी सी डी और फिर हमने उनमें ए बी सी डी एंगल्स को माना है। अगर आप नहीं मानना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया क्या कि एंगल डी का मान 120 डिग्री कैसे आया? कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके बता सकते हो कि ये सभी को समझ में आया। किसी का कुछ डाउट है? रोहित नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, सभी को समझ में आया, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। तो जैसा कि हमारा एंगल 120 डिग्री आया है और ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ 120 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आज का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। ये दीपक सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, पतंग आपको समझ में आ गई और पतंग पर बेस्ड आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, तो वहां से हमने पतंग के बारे में सीख भी लिया। हाँ जी, आपका सभी का आंसर सही है। अभी मैं चैट बंद कर रहा हूं, ठीक है, मैंने चैट बंद कर दी है ताकि बच्चे चैट में कुछ नहीं लिख पाए। अगर आपको डाउट है तो आप अभी अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। देखिए, अब आप में से काफी को लग रहा होगा कि समांतर चतुर्भुज तो सर काफी आसान है। बिल्कुल आसान है, काफी आसान है, और आप में से काफी बच्चों को आता भी होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए, लेकिन फिर भी जल्दी से हम उसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज होता क्या है। हाँ जी, शशांत रंगा के नाम से जो बच्चा, आप म्यूट कर लें। मैं सभी को एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने ऐसे बार बार डिस्टर्ब करते रहोगे तो जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें, अपने आप को म्यूट ही रखें, ठीक है। चलिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख क्या, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बहुत ही सिंपल, समांतर मतलब आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें, यदि मैं इस चतुर्भुज की बात करूं, चतुर्भुज ABCD की, देखिए यहां भी एरो है और यहां भी एरो है, ठीक है, यहां भी एरो है और यहां भी एरो। हाँ जी, मोहित कश्यप जी, अगर आपने फिर से एक बार और अनम्यूट किया तो आपको पक्का क्लास से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हारे सर ये थोड़ा ध्यान रखना, अभी कोई भी बच्चा अगर एक बार से ज्यादा अनम्यूट करता है तो क्लास से रिमूव कर देना अभी के लिए, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं ये एरो दे रखा है, एरो का मतलब है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, मतलब ये वाली भुजा जो AB है और जो भुजा CD है, ये दोनों समांतर है, यानी कि पैरेलल है। तो एक युग्म तो ये हो गया समांतर भुजाओं का पैरेलल। यदि मैं दूसरों को देखूं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समांतर है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ 2 एरो दे रखे हैं और यहाँ भी 2 एरो दे रखे हैं, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी समांतर हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं सर वो सम्मुख माने समांतर। अपोजिट होता है। हाँ जी बिल्कुल, सम्मुख मतलब सामने वाला या अपोजिट, कुछ भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं, यानी कि अपोजिट साइड्स, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि जो भुजा AB है वो CD के पैरेलल है या CD के समांतर है, और जो भुजा BC है, ये वाली जो भुजा है वो AD के पैरेलल है। तो ये आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं। यहां ध्यान रखें कि दोनों ही युग्म समांतर होने चाहिए, ठीक है। हमने ये सेम कॉन्सेप्ट वहां भी पढ़ा था, सेम नहीं, थोड़ा सा अलग था, जब हमने समलम पढ़ा। समलम चतुर्भुज में क्या था कि केवल एक युग्म समांतर होना चाहिए। समलम चतुर्भुज में क्या था कि केवल एक युग्म समांतर होना चाहिए, जबकि समांतर चतुर्भुज में क्या है कि दोनों युग्म समांतर होने चाहिए, ठीक है। तो यहां से दोनों युग्म समांतर होने चाहिए।
अब अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समांतर चतुर्भुज को लेके, जो अभी हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, ध्यान रखना है। अब समांतर होने के साथ साथ क्या है, जो सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, ठीक है। दो चीजें हैं, ध्यान रखना है आपको। समांतर भुजाएं, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर भी होती हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, दोनों ही है, बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, ठीक है। ये तो होगी भुजाओं की बात। अब हम करते हैं कोणों की बात। तो जो सम्मुख कोण है, आमने सामने वाले जो कोण हैं वो बराबर भी होते हैं, आमने सामने वाले जो कोण हैं वो बराबर भी होते हैं। अब आप क्या ये बता सकते हो कि कोण सी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण सी का सम्मुख कोण कौन सा है, कमेंट में लिख के बता सकते हो क्या? कोण सी का सम्मुख कोण कौन सा है, कमेंट में लिख के बता सकते हो सभी? बहुत बढ़िया, सम्मुख मतलब अपोजिट या विपरीत वाला, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी का, सॉरी हाँ, कोण सी का कोण ए, बहुत बढ़िया, मैंने चैट बंद कर दिया, बहुत ही बढ़िया। कोण सी का सम्मुख कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब कोण सी और कोण ए बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है कि कोण सी और कोण ए बराबर होंगे। ये समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि इस वाले सम्मुख कोणों की बात करें तो जो बी और डी है, जो बी और डी है वो भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भी तो सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोणों का जो युग्म है आपस में वो बराबर होता है। तीन चीजें सीखी, चौथी चीज सीख रहे हैं जो सभी को याद रखनी है, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, ये विकर्णों के बारे में है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आप में से काफी को ये डाउट आएगा कि सर ये समद्विभाजित क्या होता है, कोई बात नहीं, समझते हैं। समद्विभाजित को पहले हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। सम मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, समान दो, और भाजित मतलब बांटना, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि जो विकर्ण है, जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जहां वो एक दूसरे को काटते हैं ना वहां से वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। आवाज आ रही है यार, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? आवाज तो आ रही है। हाँ जी आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यहां से हमने क्या सीखा कि जो विकर्ण है, देखिए अब ये कहां काम आएगा वो मैं बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब है कि जहां वो एक दूसरे को काटते हैं। अब इस केस में कहां काट रहे हैं, बिंदु ओ पर। तो यहां से जैसे ये वाला विकर्ण है, मान लो हम ए सी की बात कर रहे हैं, तो जितनी लंबाई ओ से लेके ए तक की होगी, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, ठीक है। ये तो पहले विकर्ण की बात हो गई। इसी तरह दूसरे विकर्ण में भी जितनी लंबाई यहां से लेके यहां तक होगी उतनी ही लंबाई आगे ओ से लेके बी तक होगी, उतनी लंबाई यहां से लेके यहां तक होगी, ठीक है। अच्छा ये इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको याद कैसे रखना है। मान लो मैं आपको बता दूं कि ओ ए की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, आप ओ सी की लंबाई बता सकते, ओ ए, मैं पहले ये बता देता हूं, ओ ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। आप क्या ओ सी की लंबाई बता सकते हो कितनी है? कमेंट में लिख के बताना है आपको, मैंने कमेंट चालू कर रहा हूं, कमेंट चालू कर दिए हैं। ओ ए की लंबाई बता दी मैंने 3 सेंटीमीटर, क्या आप ओ सी की लंबाई बता सकते हो? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, हाँ जी। इसी का मतलब होता है वो समद्विभाजित करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। मैंने चैट बंद कर दी है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अभी हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज के आप कोई से भी दो आसन्न कोण ले लीजिए, आसन्न मतलब पास पास वाले कोई से भी दो कोण ले लीजिए, ठीक है, कोई से भी दो कोण ले लीजिए, दोनों का जो योग है वो 180 होगा। आप चाहे सी और डी ले लो, ये पास पास वाले हैं, तो सी प्लस डी कोण ये भी 180 होगा। आप मान लो सी के साथ डी ना लेके सी और बी ले लेते हैं, मतलब आप या तो एक ये ले ले और एक ये ले ले, पास पास वाले कोई से भी दो कोण ले लीजिए, सी और बी, इनका योग भी 180 होगा। कोई से भी दो कोण ले लीजिए आप, कोई से भी समासन कोण, कोई से भी दो आसन, आसन मतलब पास पास, तो कोई से भी पास पास वाले दो कोण ले लीजिए, उनका योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये समझ में आया क्या? सभी बच्चे बताएंगे, मैंने चैट ऑन कर दिए, ये सारी चीजें समझ में आई। आमने सामने वाली भुजाएं,
ठीक है, एक बार मैं फिर भी बता देता हूं जल्दी से सारी चीजों को। देखिए सबसे पहला क्या था, सामने, अच्छा पहले मैं चैट बंद कर देता हूँ। हाँ जी ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, नहीं आए ना कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए मैं सभी पॉइंटर्स को बता देता हूँ। सबसे पहला क्या है कि आमने सामने वाली जो भुजाएं वो समांतर होती हैं, यहाँ देख भी सकते हैं हम, ये एरो, तो ये समांतर। इसी तरह से दूसरे युग्म पे देख सकते हैं, ये एरो और ये एरो, दोनों जो युग्म है वो समांतर हो गए आमने सामने वाली भुजाओं का। अब ये जो समांतर है ना वो बराबर भी होती हैं, यानी कि जितनी लंबाई ए बी की है उतनी ही लंबाई सी डी की होगी। इसी तरह जितनी लंबाई बी सी की है उतनी ही लंबाई ए डी की होगी। ठीक है, बराबर भी हो गए। तो ये तो हो गई भुजाओं की बात। अब यदि मैं कोणों की बात करूं तो ये जो आमने सामने वाले कोण है, कोण ए और कोण सी, ये बराबर होंगे। इसी तरह कोण डी और कोण बी ये भी बराबर होंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम समांतर चतुर्भुज की बात, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये कोणों की बात हो गई। अब विकर्ण की बात आते हैं। विकर्ण तो मैंने समझा ही दिया था कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जहां भी वो एक दूसरे को काटते हैं वो उनका मध्य बिंदु होता है, दोनों का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के कोई भी दो कोण ले लीजिए, पास पास के कोई भी दो आसन्न कोण, उनका योग, मान लो आप ए और बी लेते हैं तो इनका योग 180 होगा, ए और बी का योग 180 होगा। अब आपको लग रहा है कि सर हम ए के साथ बी नहीं लेते हैं, ए के साथ यदि डी ले तो भी ए और डी का योग भी 180 होगा। कोई से भी दो कोण ले लीजिए पास पास वाले, सभी का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि सर 360 होता है ना सर, चारों का 360 होता है। मैं अभी दो की बात कर रहा हूँ, आपका डाउट बिल्कुल सही है। यदि मैं चारों का जोड़ू तो ए बी सी और डी, अगर चारों का जोड़ू तो 360 होता है। अभी हम कोई भी दो कोणों की बात कर रहे हैं ना, कोई भी दो पास पास वाले कोण, ए या डी ले लो या डी और सी ले लो, इनका योग 180 होता है। ठीक है, अच्छा ये नंदू, अच्छा कोई बच्चा और कमेंट नहीं करेगा, केवल एक बच्चा, एक तो नंदू के नाम से जो बच्चा है वो बताएंगे समझ में आया क्या, और एक बच्चे ने अनम्यूट करके और पूछा था, वो बस दो बच्चे बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया होगा तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नहीं, केवल एक बच्चा बता देना नंदू के नाम से है, जो नंदू के नाम से आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब सर आ गया, बहुत बढ़िया, हाँ आपको भी आ गया ना, बहुत बढ़िया। अभी मैंने चैट बंद कर दी है क्योंकि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना। देखिए बोल के अब कोई नहीं देगा, अगर किसी ने भी बोला तो उसको अभी तुरंत क्लास से निकाल दिया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा बोलेगा तो उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा, इसलिए बोल के कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 91 आपको ये दे रखा है, देखिए समांतर चतुर्भुज तो दे ही रखा है, पी क्यू आर है, समांतर चतुर्भुज है। कोण पी पूछा है, कोण आर उसके सामने वाला कोण है। बहुत ही सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे ने एकदम सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन सभी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप आंसर नहीं करेंगे, एक बार फिर से बोलना। अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है मैं फिर से आपको बोल के बता देता हूं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक पी क्यू आर है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण पी दे रखा है 75 डिग्री, और आप उसके सामने वाला कोण आर पूछा है कि वो कितना होगा। बहुत ही आसान है, सम्मुख कोणों का कॉन्सेप्ट अभी बताया था, अगर वो आपको याद है तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सॉल्व किया है। हाँ जी, बस 20 सेकंड और रुकते हैं, काफी आसान था ना, तो ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, केवल 20 सेकंड से आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए। 20 सेकंड में जल्दी से सॉल्व कीजिए, 20 सेकंड से आपके पास, 10 सेकंड्स बचे, केवल 10 सेकंड से जल्दी से सॉल्व करो, केवल 10 सेकंड से आपके पास। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ जी लोकेश सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। यस, तो बच्चों आप देखोगे जैसा कि हमें दिया हुआ है, पी क्यू आर एस जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो हमें गिवन ही है, दिया ही है।
और एंगल पी हमें दिया हुआ है 75 डिग्री, तो हमें एंगल आर बताना है या फिर कोण आर बताना है कि कितना होगा। अभी दीपक सर ने आपको समांतर चतुर्भुज की काफी सारी प्रॉपर्टीज बताई, उनमें से अगर याद हो तो आपको एक कोणों की प्रॉपर्टी बताई थी, सम्मुख कोणों की, कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब अगर आप देखोगे तो एंगल पी का सम्मुख कोण कौन सा है? एंगल पी का सम्मुख कोण कौन सा है? एंगल पी के बिल्कुल सामने वाला कोण। तो एंगल पी का जो सम्मुख कोण होगा वो होगा कोण आर। और कोण अगर हम एस की बात करें तो कोण एस का सम्मुख कोण कौन सा होगा? तो कोण एस का सम्मुख कोण होगा इसके बिल्कुल सामने का कोण एंगल क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कोण एस का कौन सा होगा? एस का होगा, सॉरी, पी का कौन सा होगा? एंगल पी का होगा एंगल आर, और एंगल एस का सम्मुख कोण होगा एंगल क्यू या फिर कोण क्यू। और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, ये अभी दीपक सर ने आपको बताया था। एस और देखिए ये वाली प्रॉपर्टी अभी बता दी है, लेकिन हमारा कोई यूज नहीं है क्योंकि एंगल एस और एंगल क्यू ना तो हमसे पूछा है ना हमसे दिया गया है, तो इसलिए मैं इसको अभी के लिए इरेज कर रहा हूं। एंगल पी हमें दिया है और एंगल क्यू आर हमसे पूछा गया है, दोनों ही सम्मुख कोण है, इसलिए एंगल पी बराबर होगा एंगल आर के। एंगल पी हमें दिया है 75 डिग्री, तो एंगल आर भी हमारा कितना हो जाएगा? 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया क्या? कमेंट में एक बार आप बता दीजिए, किसी बच्चे का या फिर कोई डाउट है इसमें? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, सभी को समझ में आया? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था कि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। एंगल पी और एंगल आर सम्मुख कोण थे, इसलिए वो बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। तो अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समांतर चतुर्भुज पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 92, ये सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में आके जाके आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए ये भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में हमें दो भुजाएं दी हुई हैं, एडी और एबी, और हमसे दो भुजाओं की माप पूछी हुई है, सीडी और बीसी। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो कोणों पे बेस्ड था, इसमें भुजाओं पे बेस्ड है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि क्या दिया है और क्या पूछा है, और फिर प्रॉपर्टीज को याद करने की कोशिश करेंगे। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो उनमें देख भी सकते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाई गई है। यस, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया था, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो हम कुछ सेकंड और रुकेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। समांतर चतुर्भुज हमें दिया हुआ है एबीसीडी, उसमें दो भुजाएं हमसे दी हुई हैं और दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है या दो भुजाएं पूछी गई हैं। तो हम 20 सेकंड और रुकेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट में या बोल के आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। बिल्कुल, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यस, जितेंद्र नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, वो लास्ट होगा। ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके सर, ठीक है, सभी बच्चे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 सेकंड और रह गए। 5 4 3 2 1। सर थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर और रुकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर और रुकेंगे, थोड़ी देर और रुकेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, भुजाओं पे बेस्ड है, सम्मुख भुजाओं पे बेस्ड। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, आपको बस ये देखना है कौन सी भुजा किसकी सम्मुख भुजा है, उससे आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 15 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। दो भुजाएं दी हुई हैं हमें और दो भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, फिर आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में क्या भुजा का मान क्या दिया हुआ है। कई बार हम सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है।
ठीक ठीक है, है, समय चलिए। समाप्त। हाँ, अभी डिस्कस करेंगे सर। अभी हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे तो हमें सबसे पहले तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में दो भुजाएं दी हुई हैं। एक तो एडी दी हुई है जिसका मान 6 सेंटीमीटर है, और एक हमें एबी दी हुई है जिसका मान 10 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे एक सीडी पूछा है और एक बीसी पूछा है। तो अब देखिए, पहले हम निकालते हैं बीसी। पहले हमसे सीडी पूछी है तो चलिए पहले सीडी का मान निकालता है। सीडी वाली ये वाली भुजा है जो मैंने हाईलाइट की है, सीडी ये हाईलाइटेड भुजा है। तो ये देखिए आप, ये किसके सम्मुख भुजा है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सम्मुख भुजा है AB, और AB का मान हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और अगर आप समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को याद करेंगे तो समांतर चतुर्भुज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो ए भी यहाँ, क्योंकि डीसी की जो समांतर, सीडी बोल लो या डीसी बोल लो, तो ठीक है मैं इसे सीडी लिख देता हूं। सीडी की जो हमारी समांतर भुजा है वह है ए बी, और सम्मुख भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, तो सीडी बराबर होगी हमारी ए बी के। चूंकि हमें ए बी 10 सेंटीमीटर पहले ही दिया हुआ है तो इसीलिए हमारी सीडी भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारी सम्मुख भुजाओं का कॉन्सेप्ट है समांतर भुजाओं पे। तो अब अगर आप सीडी की हमने मान निकाल लिया है तो इसी तरीके से हम बीसी का मान भी निकालेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो लाल कलर से हाईलाइटेड भुजा है वो भुजा बीसी है, और ये किसके सम्मुख भुजा है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, तो बीसी के सामने वाली भुजा भुजा एडी है। तो इसमें भी हम सम्मुख भुजाओं का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे बीसी की जो सम्मुख भुजा है वह है भुजा एडी, और एडी भुजा का मान हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इसीलिए हमारे पास बीसी भुजा का मान भी क्या हो जाएगा, बीसी भुजा का मान भी हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये समझ में आया सभी बच्चों को, या इसमें किसी बच्चे का डाउट है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि समांतर भुजाओं में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो बस आपको समांतर सम्मुख भुजाएं पहचाननी है और वो बराबर होंगी। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? तो एक आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। तो अभी हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी आसान है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, कमेंट में आंसर नहीं करना है किसी बच्चे को। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, उसमें हमें दिया गया है कि AC 6 सेंटीमीटर, AC जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमें OC की माप ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है, क्या पूछा है, फिर आप देखिए कि समांतर चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फिट होती है। यस, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया था, कोई डाउट है क्या आपका? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। अच्छा, आप में से ना काफी बच्चों को लग रहा होगा कि समय हो गया है। बिल्कुल समय हो गया है। अब देखिए, अगले 2 सप्ताह तक आपकी क्लासेस नहीं होंगी। अगली क्लास आपकी डायरेक्ट 27 दिसंबर को होगी। तो अभी हम ये क्लास 2-3 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। 8:02 हुए ना, हम 8:05 तक खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आज का लास्ट सवाल है। और फिर हम 1 मिनट होमवर्क पर डिस्कस करेंगे, बस उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे और होमवर्क करके तभी जाएंगे। ठीक है, ये आज का लास्ट सवाल है, सभी बच्चे करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा सवाल जब मैंने समझाया था तभी करवा दिया था। बहुत बढ़िया कर दिया, तो बहुत बढ़िया। बस कुछ सेकंड और रुक जाए। सर मैंने ठीक है, तो जिसने कर दिया उन्हें अनम्यूट करके बताने की जरूरत नहीं है, पोल सेक्शन में पता लग जाता है। बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने आंसर कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जल्दी से पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। 15 सेकंड और वेट करते हैं हम, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सीधा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, हमें AC का मान दिया हुआ है और OC का मान हमें ज्ञात करना है। जिन भी बच्चों ने नहीं किया है आंसर, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें दिया हुआ है, आप देखेंगे तो ABCD सबसे पहला तो एक समांतर चतुर्भुज है।
तो हमें समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एसी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अभी आपको ये याद होना चाहिए कि एसी क्या है। एसी एक भुजा तो नहीं है समांतर चतुर्भुज की, लेकिन अगर आप देखोगे ये इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है या फिर विपरीत शीट्स है उन्हें मिलाने पर ये रेखाखंड प्राप्त होता है एसी। तो यह एक विकर्ण की तरह काम कर रहा है, यह एक विकर्ण है हमारा एसी। और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है एक विकर्ण की इंपॉर्टेंट, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के, एक तो है एसी और दूसरा विकर्ण है बीडी। क्योंकि हमारा यहाँ बीडी से कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए हम अभी एसी पे फोकस करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एसी एक विकर्ण है और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर ये समद्विभाजित करते हैं तो AO जो होगा वो हमारा OC के बराबर होगा, क्योंकि AC एक पूरा विकर्ण है और अगर इसके दो पार्ट में इसे डिवाइड करें तो AO और OC, तो यहाँ पे क्या होगा, AO बराबर होगा OC के। AC हमें पूरा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, AC हमें दिया हुआ है पूरा 6 सेंटीमीटर का, तो OC हमारा कितना हो जाएगा, OC हमारा हो जाएगा 6 का आधा। OC कितना हो जाएगा हमारा 6 का आधा, क्योंकि पूरा विकर्ण AC 6 सेंटीमीटर है और OC इसका अगर आप देखोगे तो इसका आधा पोर्शन है, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसलिए OC कितना हो जाएगा 6/2 = 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। इसमें किसी बच्चे का डाउट है क्या? ये सभी को समझ में आएगा? नो सर, डाउट नहीं है या समझ में नहीं आया? डाउट नहीं है सर। ठीक है, सभी बच्चों को ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपका किसी का कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम अगले कुछ सेकंड में अपने होमवर्क की बात करते हैं। ठीक है, कि आपको होमवर्क में क्या करना है। देखिए काफी दिन की आपको क्लासेस नहीं होंगी तो थोड़ा सा होमवर्क है, ज्यादा होमवर्क है भी नहीं वैसे भी। ठीक है, तो बस आपको कुछ सेकंड वेट करना है, अभी आपको ये होमवर्क वाली स्क्रीन दिखेगी। देखिए सभी वर्कशीट निकालेंगे। अगर आपके पास वर्कशीट है तो आप वर्कशीट निकाल सकते हो। वर्कशीट में कौन सा है, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 पे आना है और यहाँ देखना है समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है। इसी के बारे में आज हमने पढ़ा था, पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, तो इसकी प्रश्नावली कौन सी करनी है, प्रश्नावली 5.1। अगर प्रश्नावली की बात करोगे तो प्रश्नावली है पेज नंबर 68 पर, पेज नंबर 68 पर है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से क्वेश्चन करने, क्वेश्चन 1 और 2 सभी की स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1। इसका स्क्रीनशॉट हो गया 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी सभी स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 4। सर फर्स्ट वाला काम फिर से बताना एक बार। क्या ये स्क्रीनशॉट वाला, क्या पहले वाला ये है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगला ये है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 5 4 3 2 1, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो ये प्रश्नावली 5.1 के 4 क्वेश्चंस थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 5 तक गिन रहा हूं मैं फिर से, 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब प्रश्नावली 5.2 पे आते हैं। इसके 2 ही क्वेश्चंस करने हैं बस आपको, पहला और दूसरा। ठीक है, ये लास्ट वो है बस आपका होमवर्क, 5 4 3 2 1, बस इतना ही आज का होमवर्क था। आज की क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, बाय सर। गुड नाइट।